साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर मैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। साथियों बेसिकली फंडामेंटल क्वेश्चन ये अराइज होता है एंटी करप्शन मैटर में कि डिस्चार्ज की स्टेज पर हम ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट पुटअप कर सकते हैं जिसे कोर्ट जो है विचार में ले सकता है। क्या ऐसे डॉक्यूमेंट जो अनकॉन्ट्रोवर्टेड हैं या ऐसे डॉक्यूमेंट जो डिफेंस डॉक्यूमेंट हैं उन्हें इस स्टेज पर पेश कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और जब आर्ग्यूमेंट करते हैं हम लोग खासकर डिस्चार्ज के ऊपर, तो क्या क्या बिंदु जो है दिमाग में रखने होते हैं और किन किन बिंदुओं पे जो है काम करना होता है, जिन सबको लेकर आज का ये सेशन जो है रखा गया है। साथियों बेसिकली आप एक बात समझिएगा और इस पर जो है गौर फरमाइएगा। साथियों कानून में जब डिस्चार्ज का ऑप्शन आपको दिया गया है ना, तो इसका अभिप्राय ये है कि जब वो ऑप्शन है तो उस ऑप्शन पे आपको काम करना चाहिए। यूजुअली हम लोग क्या उस ऑप्शन पे काम ही नहीं करते हैं, और मैंने ऐसे अनेकों ही जजमेंट्स देखे हैं जहाँ पर लोग डिस्चार्ज नहीं हुए ट्रायल कोर्ट से, डिस्चार्ज हाई कोर्ट से हो गए, हाई कोर्ट से नहीं हुए सुप्रीम कोर्ट से हुए। तो जब रेमेडी है तो हमें उसको अवेल करनी चाहिए। सक्सेस क्या मिलेगी, कितने प्रतिशत मिलेगी, ये सब बात की बात है। तो मेरा कहना यह है कि अगर डिस्चार्ज का ऑप्शन है तो हमें उसे अवेल करना चाहिए। तो यहाँ तो हम कंसेप्चुअली क्लियर हुए कि ऑप्शन इज देयर, देन वी शुड अवेल इट। बट पॉइंट क्या है साथियों, डिस्चार्ज का जो पैरामीटर है वो पीसी एक्ट में नहीं है। ये पैरामीटर कहाँ मिलेगा हमें? या तो मिलेगा सीआरपीसी में या मिलेगा बीएनएसएस में। इसका महत्वपूर्ण कारण क्या है? बीएनएसएस या सीआरपीसी जो है एक जनरल क्रिमिनल लेजिस्लेशन है, मींस जनरल क्रिमिनल कानून है, जिसके तहत एक प्रक्रिया जो है दी गई है। उसमें स्पष्ट किया गया है कि जब प्रक्रिया विशिष्ट कानून में होगी तो जो प्रक्रिया विशिष्ट कानून में दी गई है उसको फॉलो किया जाएगा, और जब प्रक्रिया उस विशिष्ट कानून में नहीं है तो ऐसी स्थिति में सीआरपीसी या बीएनएसएस के प्रोविजंस जो है वो लागू होंगे। या को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहले था सीआरपीसी, अब वो हो गया बीएनएसएस, पर दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में, दोनों ही कानूनों में ये स्थिति स्पष्ट की गई है कि जहाँ पर प्रोविज़न नहीं है स्पेसिफिक लॉ में, वहाँ प्रोविजंस जो है प्रिवेल करेंगे जनरल लॉ के। क्लियर हो गया है हमको। साथियों डिस्चार्ज का ऑप्शन जो है हमें अवेलेबल है बीएनएसएस में भी और सीआरपीसी में भी। बेसिकली इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप एंटी करप्शन मामले में जज के सामने अपने डिस्चार्ज आर्गूमेंट रखते हैं तो वहाँ पर जज उस मैटर को सुनता है एज अ कोर्ट ऑफ सेशन। क्लियर है? तो सेशंस ट्रायल के अंदर जो डिस्चार्ज का प्रोटोकॉल है वो लागू वहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है साथियों? बेसिकली डिस्चार्ज लेके एक ही फॉर्मूला जो है दिया गया है कानून में, जो किताब में लिख दिया गया है, वो क्या है कि डिस्चार्ज के समय कोर्ट को केवल और केवल प्रोसिक्यूशन के तथ्यात्मक स्थिति पर विचार करना है, और स्थिति पर विचार करने के दौरान या करने के बाद कोर्ट को लगता है कि चार्जेस जो हैं वो ग्राउंडलेस हैं, तो कोर्ट वहाँ पर अक्यूज को डिस्चार्ज कर देगा। पर ऐसा करने से पहले अक्यूज को सुनवाई का अवसर भी देना होगा। साथियों ये पैरामीटर्स जो हैं काफ़ी हद तक हमारी हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्चार्ज। बेसिकली कई बार ऐसा होता है कि प्रोसिक्यूशन जो है वो फैक्ट्स को सप्रेस कर लेता है। कई बार ऐसा होता है कि प्रोसिक्यूशन का जो एफआईआर है वो झूठा है। इसलिए आपको हमेशा मैं कहता हूँ कि यू शुड सबमिट योर रिप्रेजेंटेशन टू द कंसर्न आईओ। जब आप आईओ को अपना ज्ञापन देंगे या डिफेंस के पॉइंट देंगे या डिफेंस के डॉक्यूमेंट देंगे, अल्टीमेटली दे बिकम पार्ट ऑफ चार्जशीट, और जैसे ही वो डॉक्यूमेंट बन जाएंगे पार्ट ऑफ चार्जशीट, नाउ दे आर डॉक्यूमेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन। तो हमने यहाँ पर एक समझदारी दिखाते हुए अपने ही दस्तावेज को पार्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन बना दिया। साथियों बेसिकली अगर हम देखें फॉर्मूला को, तो वहाँ तो परमिशन नहीं है टू कंसीडर द डिफेंस डॉक्यूमेंट, पर इसके बावजूद भी ऐसे अनेकों ही जजमेंट हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि ऐसे फैक्चुअल कॉन्टेक्स्ट या ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो अनकॉन्ट्रोवर्टेड है, इस बात पे जो है जोर फरमाइएगा, ऐसे डॉक्यूमेंट जो अनकॉन्ट्रोवर्टेड है। मैं जोर के लिए इसलिए कह रहा हूँ, मैं गौर के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं जोर के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन कंसर्न डॉक्यूमेंट्स पर आपको एम्फेसाइज करना है बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट। जिस कारण आप अक्सर देखिएगा डिस्चार्ज पिटिशन में वर्ड लिखा होता है एम्फेसाइज सप्लाइड। आपको उस पर जोर देना है, एम्फेसाइज करना है कि इन डॉक्यूमेंट्स पे, इन फैक्चुअल कॉन्टेक्स्ट पर कंसर्न प्रोसिक्यूशन को भी आपत्ति नहीं है। अगर प्रोसिक्यूशन को आपत्ति नहीं है तो ऐसे फैक्ट्स या डॉक्यूमेंट क्या कहलाएंगे? अनकॉन्ट्रोवर्टेड फैक्ट्स या अनकॉन्ट्रोवर्टेड डॉक्यूमेंट्स। ऐसे डॉक्यूमेंट्स को विचार में लिया जा सकता है। मैं एक बात आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं और एक पॉइंट की और आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अनेकों ही जजमेंट्स में ये स्पेसिफिक किया है कि लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ ए पर्सन इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, और उससे हम खिलवाड़
रूटीन मैनर में नहीं कर सकते और ऐसे कोई प्रक्रिया हम फॉलो नहीं कर सकते जिससे हम किसी व्यक्ति की राइट टू लाइफ और लिबर्टी को ही अफेक्ट कर दें। पर होता क्या है कि हमें नॉलेज नहीं है, ना हमें नॉलेज दी जाती है, जिस कारण हम जो केस को लड़ते हैं उसका पैटर्न होता है ऑर्थोडॉक्स। पैटर्न क्या है? वही है कि एफआईआर हो गई, चार्जशीट हो गई, अब चार्ज लग जाएगा, ट्रायल फेस करो, बरी हो गए ठीक, बरी नहीं हुए ठीक, आगे देखा जाएगा। आप एक बात दिमाग में सेट कर लो कि क्रिमिनल लॉ का या क्रिमिनल मुकदमों का एक बेसिस है, एक फॉर्मूला है। वो क्या है? एक्टस रियस एंड मेंस रिया दोनों मिलकर ही क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। अगर किसी एक्ट में आपका एक्टस रिया तो इंडिकेटिंग है बट मेंस रिया एब्सेंट है, और इसके विपरीत आपका मेंस रिया है पर एक्टस रियस नहीं है, तो ऐसे सिनेरियो के अंदर आपका प्रोसिक्यूशन बैड इन लॉ होगा। साथियों, यही कारण है कि यदि आप प्रिवेंशन ऑफ करप्शन को पूरा पढ़ें तो वर्ड इसमें एम्फेसाइज किया गया है कि यदि लोक सेवक हैं, आप कोई अनड्यू एडवांटेज को ऑब्टेन करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं या एग्री टू ऑब्टेन है, तो इट मीन्स वॉलंटरली एक्सेप्टेंस, वॉलंटरली डिमांड आर द साइन को नॉन एलिमेंट ऑफ पीसीएड। तो जब आपकी इच्छा ही नहीं है, जब उसके प्रति आप इंटेंटेड ही नहीं है, तो ऐसे सिनेरियो में अगर डिमांड या डिमांड के कॉन्सिक्वेंटल में की गई प्रोसीडिंग आपकी इच्छा से नहीं हो रही है, वो स्वैच्छिक नहीं है, इन दैट सिनेरियो योर प्रोसिक्यूशन इज बैड इन लॉ। ये मैं नहीं कहता हूं, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने अनेकों ही जजमेंट में स्पष्ट किया। अगर आप सेक्शन 7 पीसीएड को लेकर जजमेंट को जो है सर्च करेंगे तो आपको वर्ष 2013 से लगातार जो डिसीजन मिलेंगे उसमें यही बात निकल के आ रही है, देयर मस्ट बी अ डिमांड बट इट मस्ट बी वॉलंटरली। अगर डिमांड वॉलंटरली नहीं है, अगर डिमांड जो है वो ग्राफ्टेड है, डिमांड जो है सजेस्टिव है, इट कैन नॉट बी अ बेसिस फॉर द प्रोसिक्यूशन। इस बात की पुष्टि महत्वपूर्ण निर्णय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो है, जिसका टाइटल है नीरज दत्ता बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी, निर्णय दिनांक है 17 मार्च 2023 से भी होती है। उक्त निर्णय में स्पष्ट किया गया कि मियर डिमांड ऑफ मनी इज नॉट सफिशिएंट टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस, देयर मस्ट बी द एलिमेंट ऑफ सेक्शन 7 ऑफ पीसीएड। वो एलिमेंट क्या है कि यू मस्ट बी अ पब्लिक सर्वेंट। दूसरा एलिमेंट क्या है? देयर मस्ट बी अ वॉलंटरी एक्सेप्टेंस टू द ऑफर सजेस्टेड बाय द कंसर्न कंप्लेनेंट, कि ये ब्राइब है, इसको आप एक्सेप्ट कीजिए, और उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं ताकि आप ऑफिशियल फंक्शंस को गलत रूप से डिस्चार्ज करके किसी परिवादी को गलत फायदा पहुंचा सकें। जब तक ये एलिमेंट फाइल पे नहीं है, मियर डिमांड ऑफ मनी इज नॉट सफिशिएंट टू ब्रिंग अक्यूज एट गिल्ट। इस बात को जो है विशेषता ध्यान रखिएगा। और जो कंफ्यूजन है सेक्शन 7 एंड सेक्शन 13(1)D पीसीएड को लेकर, वो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी एक निर्णय जिसका टाइटल है नीरज दत्ता बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी, बट ये निर्णय कब का है, तारीख क्या है इसकी? 15 दिसंबर 2022। इसमें क्या लिखा है कि सेक्शन 7 को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए एक ही एलिमेंट फाइल पे होना आवश्यक है कि कंसर्न आरोपी ने कंसर्न परिवादी के ऑफर को, जो कि जुड़ा हुआ है ब्राइब से, उसको सहर्ष एक्सेप्ट कर लिया। जब तक ऐसा एलिमेंट नहीं है तब तक किसी भी में हम यह नहीं कह सकते कि आरोपी जो है वो जिम्मेदार हो। तो साथियों, हमें यहां पर इसलिए दो बातें क्लियर हो चुकी हैं कि डिस्चार्ज की स्टेज पर डिफेंस डॉक्यूमेंट कॉन्सिडर नहीं होंगे। डिस्चार्ज की स्टेज पर हमें ये सेटिस्फाई करना होगा कोर्ट को कि चार्जेस जो हैं वो ग्राउंडलेस हैं। मीन्स अगर इन एविडेंसेस को, इन तथ्यों को एज अ ग्रॉस्पल ट्रूथ सही मान भी लिया गया, तब भी कोई प्रथम दृष्टया मामला बनता ही नहीं है। उदाहरण के लिए कई बार ऐसा होता है कि आपकी आवाज़ जो है वो मैच खा रही, क्लियर है, और फॉरेंसिक रिपोर्ट में जो है पॉजिटिव आ गई, पर डिमांड जो है सेटिस्फैक्टरी नहीं है, या डिमांड जो है इंडिकेटिव नहीं है फ्रॉम ट्रांसक्रिप्शन एंड अदर एविडेंसेस ऑन रिकॉर्ड। तो ये एक तर्क बनता है टू मेक द चार्जेस ग्राउंडलेस, क्योंकि डिमांड जो है आवश्यक तत्व है, बार बार मैं कह रहा हूं। और एक निर्णय है ऑनरेबल बॉम्बे हाईकोर्ट का 27/11/2024, जिसका डेट है दादा साहेब बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इसका टाइटल है, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि भले ही एफएसएल रिपोर्ट में आवाज़ पॉजिटिव आ रही है, आवाज़ मैच खा रही है, बट किसी भी रूप में ट्रांसक्रिप्शन या रिपोर्ट से डिमांड दिखाई नहीं देती, अक्यूज डिजर्व्स टू बी डिस्चार्ज। तो ये आपको मैं एग्जाम्पल सहित भी समझाना चाह रहा हूँ कि जो गाइडलाइंस हैं वो हमको इस तरह से देखनी होती है और फॉलो करनी होती है। कई बार ऐसा होता है कि वो कहता है कि आप इस तारीख को आके मिले कंसर्न परिवादी से, या कंसर्न परिवादी आपसे आके मिला किसी तारीख पर उस तारीख पर आप अवेलेबल नहीं हो, आप उस तारीख पर कहीं बाहर हो, और उस तारीख पर आपका मिलान पॉसिबल नहीं है, और आपके पास एक सीडीआर है या कॉल लोकेशन है टू सस्टेन द फैक्ट। तो ऐसे फैक्ट क्या हो गए? अनकॉन्ट्रोवर्टेड डॉक्यूमेंट, क्योंकि इन डॉक्यूमेंट्स पर कोई भी क्वेश्चन मार्क खड़े नहीं कर सकता है।
तो इट मीन्स वी आर वेरी मच क्लियर कि डॉक्यूमेंट्स विच आर अनकॉन्ट्रोवर्टेड कैन बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। और एक महत्वपूर्ण जजमेंट है दिनांक 8 फरवरी 2011 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसका टाइटल है हर्षेंद्र बनाम रहबतुल्ला। उसमें भी स्पष्ट किया गया है पैरा नंबर 21 और 22 के अंदर कि अगर हम क्रिमिनल लॉ मोशन में लेके आ रहे हैं, इन जनरल वे वी आर गोइंग टू प्ले विद लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ द अक्यूज्ड। किसी की पर्सनल लाइफ भी इंपॉर्टेंट है, पर्सनल लिबर्टी भी इंपॉर्टेंट है, इंटरफेरेंस करना है, स्ट्रॉन्ग केस मस्ट बी ऑन रिकॉर्ड विद कॉरोबोरेटिव एविडेंसेस। अगर कॉरोबोरेशंस नहीं है, मियर ब्लाइंड या मियर ब्लैंकेट जो है सर्कमस्टेंसेज हैं, फैक्ट्स हैं, एविडेंसेज हैं, इट कैन नॉट बी अ बेसिस फॉर प्रोसिक्यूशन। इसके अलावा ऑनरेबल झारखंड हाईकोर्ट ने एक ट्रैप केस में जहां अक्यूज को रंगे हाथों पकड़ा, वहां पर स्पष्ट किया, टाइटल क्या है, प्रमोद बनाम स्टेट ऑफ झारखंड, निर्णय है 16/11/2022 का। क्या स्पष्ट किया कि अगर किसी मामले में ऐसी एविडेंस फाइल पर है कि आरोपी की द्वारा रिश्वत मांगी गई, तो यह अपने आप में प्रमाणिकता नहीं है कि आरोपी जिम्मेदार होगा। मियर रिकवरी इज नॉट ऑफेंस, मियर एक्सेप्टेंस इज नॉट ऑफेंस। कंसेंट परिवेदिका का करेक्टर क्या है, कॉन्डक्ट क्या है, यह भी देखना होगा। कई बार होता है कि वो हैबिचुअल जो है केसेस कर रहा है और उन केसेस को जो है विड्रॉ कर लेता है या राजीनामा कर लेता है या बयान चेंज कर लेता है, तो ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, अनकॉन्ट्रोवर्टेड फैक्ट्स हैं। और सेक्शन 145 इंडियन एविडेंस एक्ट की लाइट में एट द इंसेप्शन और एट द इनिशियल लेवल कैन बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। गॉट द पॉइंट ना? कितना इजी हो गया अपने लिए। तो मेरा वही तो कहना है आप सबसे कि आपको उन डॉक्यूमेंट्स पर जोर देना है जो अनकॉन्ट्रोवर्टेड हैं। और इसके अलावा बात ध्यान रखिएगा कि डिस्चार्ज के मामलों में आपकी लिखित बहस का भी महत्वपूर्ण योगदान है कि आप क्या लिख रहे हैं, कोर्ट को आप क्या एड्रेस कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा आप एफआईआर की स्टेज पर ही अपना संबंधित दस्तावेज पुलिस को सौंप दीजिए। आप घबराइए मत, आपको कहा जाएगा कि डिफेंस आउट हो जाएगा। कब तक चुप बैठोगे? अगर चुप बैठे रह जाओगे तो चुप रह ही जाओगे, मारे जाओगे। आप सोचिए एक सीन को कि आप एक लाश हैं और एक शमशान घाट में आपको जलाया जा रहा है, तो आप जल जाएंगे। बट अगर जैसे ही आप जलने से पहले उठ गए तो लोग क्या जलाएंगे आपको? उत्तर नहीं ना। तो वैसी स्थिति कोर्ट में है, जब तक आप हिलेंगे नहीं, डुलेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, तो ये मान लिया जाएगा कि कोई डिफेंस ही नहीं है। तो व्हेन यू आर हैविंग अ स्पेसिफिक डिफेंस हिट, बिकॉज हमारे पास केस खुल के आ गया है प्रोसिक्यूशन का, हमारे पास सारे फैक्ट्स हैं, सर्कमस्टेंसेस हैं, मोटिव है, तो उसमें ईजी आंसर करना, आंसर कीजिए। अगर ज्ञापन दे रहे हैं, कंसीडर नहीं कर रहे हैं कंसेंट एसपी वाले, तो एक निश्चित समय अवधि लिख दीजिए ज्ञापन में कि 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में आप इस पर विचार कीजिए, संपर्क कीजिए मुझसे। आई एम रेडी एंड विलिंग टू कोऑपरेट एज पर सेक्शन 35 सब क्लॉज 3 ऑफ BNSS इफ एनी सर्कमस्टेंसेस रिक्वायर्ड बाय यू, जस्ट कॉल मी, आई एम रेडी एंड विलिंग टू कम। पर अगर आप नहीं बोलेंगे, नहीं करेंगे, तो नुकसान आपका ही है, घाटा आपका ही है। तो इसलिए वो डॉक्यूमेंट पर विचार करवाना आवश्यक है। अगर वो कंसीडर नहीं कर रहे हैं दिए गए समय अवधि में, ऑप्शन हमारे पास में है सेक्शन 528 BNSS का, जो कि पहले था सेक्शन 482 CRPC, जिसमें स्पष्ट है कि प्रोसीडिंग्स का अब्यूज रोकने के लिए हाईकोर्ट भी इंटरवेन कर सकता है। अब फेयर इन्वेस्टिगेशन आपका अधिकार, ये विधिक अधिकार भी है और आपका ये संवैधानिक अधिकार भी है। तो आप रेट का ऑप्शन भी अवेल कर सकते हो विद डायरेक्शन कि पुलिस जो है हमारे ज्ञापन पे और दिए गए समय विचार करे। इसका बेनिफिट क्या है कि विचार नहीं करते हैं या उसको अवलोकन में नहीं लेते हैं, मियरली चार्जशीट पेश करते हैं, इट वुड बी केस ऑफ अनफेयर इन्वेस्टिगेशन। और इस पॉइंट को भी हम अपने कोर्स ऑफ आर्गुमेंट में कवर कर सकते हैं। और ऐसे अनेकों जजमेंट है। महत्वपूर्ण जजमेंट क्या है? वकील प्रसाद बनाम स्टेट ऑफ बिहार का निर्णय है 23/1/2009 का, जहां पर स्पष्ट है कि इन्वेस्टिगेशन डिलेड है, अनफेयर है, इट इज अ गुड ग्राउंड टू क्वेश द प्रोसीडिंग। तो पॉइंट बहुत सारे हो सकते हैं, तरीके बहुत सारे हैं लड़ने के, बट अमल तो करना पड़ेगा आपको। अगर अमल ही नहीं करोगे तो मारे जाओगे। अमल कर लोगे तो निश्चित तौर पर एक अच्छी रूपरेखा हमारे पास में होगी और वहां पर हिट करना भी जो है आसान होगा। नो नीड टू वरी फ्रेंड्स, बट वर्क ऑन द प्रोजेक्ट। बेसिकली इट इज अ प्रोजेक्ट फॉर यू। तो इसलिए यहां हमें अब क्लियर है कि जो डॉक्यूमेंट्स अनकॉन्ट्रोवर्टेड है या जो लीगल पोजीशन अनकॉन्ट्रोवर्टेड है, जिस पर कोई विवाद नहीं है, उसको विचार में लिया जा सकता है। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आज के अध्याय में हमने ये समझा कि डिफेंस के डॉक्यूमेंट को यदि हम डिस्चार्ज से पेश करते हैं तो उसका रास्ता क्या है। मेक इट एन अनकॉन्ट्रोवर्टेड डॉक्यूमेंट और मेक इट द पार्ट एंड पार्सल ऑफ चार्जशीट। अगर ऐसा करवा दिया आपने, इट कैन बी टेकन इनटू कंसीडरेशन इवन एट द स्टेज ऑफ डिस्चार्ज। क्लियर हो गया आपको? साथियों, जल्दी मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।